तो इस वजह से फिर मैंने बहुत कुछ सोचते हुए फिर मैंने समाजवादी से मैंने किनारा लिया। देखिए, समाजवादी के लिए मैं इतना कह सकती हूँ कि समाजवादी सिर्फ एक ऐसा उत्तर प्रदेश था जहाँ माफियाओं का बोलबाला था, जहाँ पे माफियाओं को बढ़ाया जाता था, आम लोगों की हत्या होती थी, उसमें सरकार चुप्पी मारे रहती थी। एक जब ऐसी सरकार आई कि जहाँ माफियाओं का खात्मा होने लगा, तो उसमें मैंने देखा कि सबसे ज्यादा समाजवादी के लोग परेशान हों, आने वाले समय में हमसे नाराज ना हो, उनका वोट बैलेंस बना रहे, इसलिए आपत्ति के पक्ष में जाकर के बैठ गए। धमकी भी आई, हत्या करने का प्रयास भी किया गया, तोड़ने का भी प्रयास किया गया, खरीदने का भी प्रयास किया गया। तो मैंने उस दिन कहा था कि मैं अपने घर की डेहरी डाकी हूँ और सर पे कफन बांध करके निकली हूँ। माफियाओं को यहाँ से सफाया करके प्रजा को जो शांति और जो सुख समृद्धि देने का काम किए हैं, वो कोई मुख्यमंत्री देने का काम नहीं। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा पाल जो विधायक भी हैं, पूजा जी, कहा यह जा रहा है कि श्यामलाल पाल जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बैलेंस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। ये तो देखिए, समाजवादियों का एक सोच है जो आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, मगर मैं जहाँ तक जानती हूँ कि पूजा पाल को किस लिए पद दिया गया है, वो तो हमारा और हमारे समाज को सम्मान दिया गया है। मगर हाँ, जब पूजा पाल राज्यसभा के चुनाव में जब सही एक जो मुझे लगा कि जो उत्तर प्रदेश में स्वच्छ शासन दे सकते हैं, महिलाओं बेटियों को सुरक्षा दे सकते हैं, उसको मैं सोचते हुए जिस तरह से मैंने राज्यसभा में वोटिंग किया, तो उस विचार से किया। मगर जब मैंने समाजवादी पार्टी से जब मैं हटी, जब मैंने राज्यसभा में मैंने क्रॉस वोटिंग की, तो सपा वालों ने समाजवादी से क्या कहते हैं, वो श्यामलाल पाल को ले आए। तो ये समाजवादी कैसे कह सकते हैं कि पूजा पाल को श्यामलाल के उसमें बनाया गया है। तो ये तो मैं कह सकती हूँ कि जब मैं वहाँ से हटी हूँ, समाजवादी को मैंने छोड़ा है, तब समाजवादी के लोगों ने श्याम पाल को उतार दिया। तो ये तो उनकी खुद की विचार होना चाहिए कि आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो। आप आरोप पूजा पाल पे लगा रहे हो तो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, मेरे ऊपर नहीं लग रहे हैं। श्यामलाल पाल को कितनी बड़ी चुनौती प्रयागराज कौशाम्बी के इलाके में आप मानती हैं पार्टी के लिहाज से? देखिए, मैं जहाँ तक जानती हूँ, उत्तर प्रदेश में और देश में जब से डबल इंजन की सरकार आई है, तब से हमारा उत्तर प्रदेश का पाल समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इसलिए भी है क्योंकि समाज को सम्मान मिला है, समाज के लोगों की बात सुनी जाती है, समाज के ऊपर जब भी कोई अत्याचार, जब भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ करके समाज के लिए बात करती है, बात रखती है। और तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पाल समाज पहले से भी था और आज भी है और मजबूती के साथ है। अखिलेश यादव संविधान, आरक्षण, पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा समाज उनके साथ है। इसको किस लिहाज से देखती हैं कि जो पाल समाज है, गडेरिया समाज है, आपकी बिरादरी है, जो पिछड़े हैं, वो भाजपा के साथ हैं कि पीडीए के नारा देने वाले अखिलेश यादव के साथ? देखिए, समाजवादी के लिए मैं इतना कह सकती हूँ कि समाजवादी सिर्फ परिवारवादी है, और परिवारवादी के अलावा इन्होंने न दलितों का कभी सोचा है और न कभी पिछड़ों का सोचा है, न अति पिछड़ों का सोचा है। तो इसलिए मात्र जहाँ तक मेरी सोच जाती है कि क्योंकि ये लगातार कई हार देख चुके हैं और हार के बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई योजना नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, तो इसलिए ये बौखला गए हैं। और इसलिए ये जो झूठे नारे और झूठे वादे लगा रहे हैं पीडीए का खास करके लेकर के, तो इनका पीडीए ढकोसला है। और इस पीडीए में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस पीडीए में कोई झांसे में नहीं आने वाला है, क्योंकि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने कितने पिछड़े, कितने अति पिछड़ों के लिए क्या काम किया है, वो सब जनता जानती है। और और जब सरकार रही है तो दलितों के लिए कितना किया है। दलितों के लिए बहुत से ऐसे चीज़ें थी जहाँ पे समाजवादी की सरकार के रहते हुए दलितों के जो ताकत थी, जो उनकी जो कई कार्य किए गए थे, उनको उस सरकार में हटाए गए, उनको दबाए गए। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश की
पिछड़े लोग और अति पिछड़े और दलित इनके साथ नहीं हैं, और इसीलिए ये परेशान हैं। इसीलिए ये रोज़ आप कुछ ना कुछ व्यंग की तरीके से बात करते हैं, और वही कह लीजिए खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल है इनका। अखिलेश जी का जो तंज है, जो व्यंग है, वो आप जब पार्टी में थी तो उसे कैसे देखती हैं? देखिए जहाँ तक, क्योंकि देखिए बात करना एक अलग सी बात है, मगर जब किसी के विचारों को आप एक्सेप्ट करते हैं तब वो बात होती है। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि बात तो सुनते हैं, मगर जहाँ निर्णय की बात आएगी तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जहाँ पर वो जो सही लोग हैं उनके बारे में नहीं सोच पाते हैं। जब आप पार्टी में थी, समाजवादी पार्टी में, तो आपने क्या फील किया और उससे निकलकर आप भाजपा में आई, योगी आदित्यनाथ के साथ आई, तो आपके बयान भी बहुत चर्चित हुए। तो आखिर सपा से बीजेपी में आने की वजह क्या रही? देखिए ये तो मैंने बहुत बार बता चुके और आप लोग बहुत बार पूछ भी चुके हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, मैंने कहा ना कि जो विचार थे मेरे, क्योंकि अखिलेश यादव जी बहुत एक टाइम ऐसा था कि वो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा कि हम माफियाओं के साथ नहीं हैं, हम एक नई समाजवादी है और नए समाजवादी में अच्छे अच्छे लोग और अच्छे अच्छे विचार के लोग रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें सुनते हुए देखते हुए हम लोगों के भी भाई जब बसपा से निष्कासित कर दी गई प्लानिंग के तहत दुश्मनों के, तो उसके बाद हमारे पास कोई वो नहीं था। मगर हाँ, हमने देखा कि उस समय जो अखिलेश यादव हैं वो कहीं ना कहीं गुंडे माफियाओं से थोड़ा सा कटाक्ष रख रहे थे। तो फिर हम लोगों ने जुड़ने का काम किया और बहुत ज़्यादा तो मैंने काम नहीं किया समाजवादी में, कई साल तो नहीं रही, मगर जो भी सूक्ष्म समय में रही उसमें फिर कहीं ना कहीं जब हम लोग ने काम किया तो देखिए कहीं ना कहीं सम्मान की कमी तो उनके लोगों के द्वारा रहती है। जैसे महिलाओं को मीटिंग है, मीटिंग में सम्मान ना देना, कुर्सी ना देना, व्यंग बोलना, बहुत सी चीज़ें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरी बात, जब वो तो चलिए ठीक है, संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जब हमारे जीवन में जब उत्तर प्रदेश की लाखों लाख महिलाएं, माताएं, बहनें जिनके मांग सुनी थे, जिनके गोद उजड़ गए थे, जिनकी झोलियां खाली हो गई थी, एक ऐसा समय आया जब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आई, डबल इंजन की सरकार आई, और उस सरकार के तहत जब माफियाओं का खात्मा होने लगा। और तब खात्मा हुआ जब माफियागिरी दिखा रहे हैं, अपनी जो सोच है, उनकी गंदे तरीके की सोच है और जो हत्या करने की आदत है, जो मरने की आदत, वो उससे बाज नहीं आ रहे हैं। तब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके कारनामों को और इनकी जो माफियाज जो ऐसे और हत्या जो करते थे, तो उनकी ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं उनका खात्मा हुआ। अब जब माफियाओं का खात्मा, एक ऐसा उत्तर प्रदेश था जहां माफियाओं का बोलबाला था, जहां पे माफियाओं को बढ़ाया जाता था, आम लोगों की हत्या होती थी, उसमें सरकार चुप्पी मारे रहती थी। एक जब ऐसी सरकार आई कि जहां माफियाओं का खात्मा होने लगा, तो उसमें मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा समाजवादी के लोग परेशान, उनके सिर से बड़े बड़े नेता क्या कहते हैं, माफियाओं के लिए रोने लगे। ऐसे लगे कि माफिया के लोग यहाँ नहीं मरे, इन्हीं के यहाँ के ऐसे घटना हो गए हैं। तो सोचिए कि कितनी दोगली राजनीति है, कितनी दो तरफे की राजनीति है कि एक तरफ आप मंच पे कहते हो, लोगों से कहते हो कि हम माफियाओं से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं, हम कोई उनकी जिक्र नहीं करते हैं, मगर जब माफियाओं पे कार्रवाई होने लगती है, जब माफियाओं का यहाँ सफाया होने लगता है, तब माफिया का पक्ष लेकर के ये सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसका आलोचना किया जाता है। तो ये कैसी दोगली राजनीति है कि आप पब्लिक से कहते हो कि माफियाओं के साथ नहीं है, और जब माफियाओं का घर गिरने लगता है, जब माफियाओं के ऊपर कुछ होने लगता है, तब आप सरकार को दोष देते हो और आप कहते हो कि नहीं, ये फेक इनकाउंटर है और इस तरह का चीज़ें। तो ये तो गलत बात है ना, इस पे पब्लिक कहाँ झांसे पे आएगी। आप मंच पे कुछ और कह रहे हो, माइक पे कुछ और कह रहे हो, तो गलत बात है। लेकिन अतीक अहमद को मंच से धक्का देने वाले अखिलेश यादव तो ही हैं।
नहीं वही तो। अच्छा ये बताइए, हम लोग कैसे समाजवादी में आए? इसी प्रकार से आए ना कि भाई आप एक माफिया को हटा रहे हो तो अच्छी सोच है, अच्छी बात है, मगर उसके बाद जब माफिया पे कार्रवाई होने लगे तो फिर आप उसके पक्ष में बैठ जाओ, उसके पक्ष की बात करने लगो। तो ये तो यही बात हो गई ना कि आप मरने के पहले कुछ और बात कर रहे थे, और जीने के पहले और कुछ बात कर रहे थे, अब मरने के बाद कुछ और बात कर रहे हैं। तो बात तो यही है ना कि आप मुस्लिम को खुश रखने के लिए अब आप दूसरी बात कर रहे हैं। तो यही दोगली राजनीति हुई ना कि जब जिंदा है तो आप दूसरी बात कर रहे हो, मर गया तो आप मुस्लिम के वोट को खुश करने के लिए आने वाले समय में हमसे नाराज ना हो, उनका वोट बैलेंस बना रहे, इसलिए आप अति के पक्ष में जा करके बैठ गए। तो ये तो दोगली राजनीति हुई है। पब्लिक देखिए अब समझदार हो गई है, पब्लिक को आप गुमराह नहीं कर सकते। पब्लिक आपकी एक एक भाषण, एक एक बात, एक एक चीज समझ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलाया। तो जो प्रयागराज का वातावरण है उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया या जो भी बातें की, वो आपको अंदर तक घर कर गया और आपको लगा कि हमें पार्टी अब छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए मैं यही तो देखिए देखिए कोई व्यक्ति राजनीति करता है, पढ़ लिख करके आता है, समाज को सुधारने के लिए, समाज में अच्छे अच्छे कार्यों और योजनाओं को लाने के लिए, जनता को सुखी शांति से जीने के लिए करता है। हमारी भी सोच यही है, मगर हमारी लोग की जो राजनीति में देखिए हम लोग आए तो कहीं ना कहीं हमारी जनता परेशान थी। राजू पाल जी की हत्या हो चुकी थी और उत्तर प्रदेश की और प्रयागराज की जनता अतीक अहमद जो माफिया था उसके जो कारनामे थे, उसने जो हत्याएं की थी, उससे कहीं ना कहीं परेशान भयभीत थी। तो उसमें हमने आवाज़ उठाई और आवाज़ यहाँ पर जब मुझे लोगों ने आगे बढ़ाया, लोगों ने कहा कि पूजा पाल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पब्लिक की आवाज़ थी, मतलब कोई ऐसे लोगों की भी आवाज़ नहीं थी, जनता की आवाज़ थी। तो हमने यहाँ पर देखा कि जनता परेशान है, वो चाह रही कि कोई एक लड़ने वाला सामने हो। राजू पाल जी थे, उन्होंने लड़ा, बलिदान हो गए, कोई बात नहीं, मगर उनके बाद उसकी पत्नी है तो नहीं, उसकी पत्नी को लड़ना चाहिए। तो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं आगे आई, मैंने अतीक का विरोध किया और जितना हो सका मैंने किया। तो उस पे मैं कहना चाहूँगी कि जब उत्तर प्रदेश में लाखों लाख महिलाएं, पुरुष, किसान भाई सभी लोग परेशान थे और उसी के तहत जब हमने विरोध किया, हमारी राजनीति सड़क नाली खड़ंजे की नहीं थी। हमारी राजनीति, क्योंकि पब्लिक हमसे कहती थी कि अतीक से लड़ना है, अतीक को हराना है, अतीक को निस्तानाबूद करना है, और जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारा विचार है, जो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा है, पूजा पाल तुम कर सकती हो। तो जो मैं यहाँ तक आ पाई हूँ, ये जनता ने मुझे लाया है। और जो जनता की सोच ये थी कि कौन अतीक अहमद से लड़ पाएगा, हम उसको लाएंगे। तो पब्लिक ने मुझे यहाँ पे लाया। तो मैं तो पब्लिक से बनी और चुनी हूँ। तो पब्लिक ने मुझे चुना था कि हम जब जिंदा रहेंगे, हमारी जब बेटी बहन सुरक्षित रहेगा, हमारा जब भाई सुरक्षित रहेगा, हमारा जब घर द्वार जब सुरक्षित रहेगा, तब हम सड़क नाली खड़ंजा मांगेंगे। हम पूजा पाल से सिर्फ ये मांग रहे हैं कि आपको अतीक अहमद से लड़ना है और अतीक अहमद का खात्मा करना है। हम ऊर्जा ताकत और आपको ताकत में लाने का काम करेंगे। तो ये हमारी जनता का जो डिमांड थी कि आपको अतीक से लड़ना है। तो ये बताइए, जब अतीक से लड़ते लड़ते जब अतीक के बुरे दिन आए और अतीक का सब खात्मा होने लगा, उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके सहयोग करने का काम किया। और पार्टी ने भी, भाजपा सरकार ने भी जब देखा कि इसका आतंक खत्म नहीं हो रहा है, तब उसके बेटे की, जिसने गुनाह किया था, जिसने कानून को हाथ में लिया था, तब उसका इनकाउंटर हुआ। और जब मैं देख रही हूँ कि जिसने लहराते हुए बम चलाए, जिसने लहराते हुए पिस्टल उठा करके दनादन गोली चलाने का काम किया, ऐसे माफियाओं के लड़के बच्चों को समाजवादी के लोग बचाना चाह रहे हैं, उसको रखना चाह रहे हैं कि ताकि अब अतीक के बाद ये भी दूसरा अतीक तैयार हो। तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो इस वजह से फिर मैंने बहुत कुछ सोचते हुए फिर मैंने समाजवादी से मैंने किनारा लिया, क्योंकि जो माफिया के जो सहयोगी हैं, पूजा पाल उसके सहयोगी नहीं बन सकती, साफ सी बात है। 25 जनवरी 2025 को आपके पति की हत्या होती है। अतीक अहमद दौड़ाकर उन्हें 5 किलोमीटर मारते हैं, गोलियों से छलनी करते हैं, बम से छलनी करते हैं। ऐसे में आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मगर मेरी ऊर्जा, जो मेरा सोच था वो बहुत बड़ा था और शायद इसीलिए मैं यहाँ तक आ पाई। हाँ, मेरे सोच बहुत बड़े थे।
पूजा कि मैं पाल इनका निस्ता नाबूद करके रहूँगी। मेरे ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य था और उस लक्ष्य को मैं समझती हूँ कि पूरा भी हुआ, और उत्तर प्रदेश की जनता और मेरी शहर पश्चिमी और प्रयागराज की जनता इस चीज़ को मानती भी है। हम लोग ने अपना पूरा जीवन खपाया है इस काम पे। पूजा पाल, एक महिला होने के नाते कम उम्र में अतीक जैसे दुर्दांत के खिलाफ लड़ने का साहस कहाँ से आया? देखिए, मुझे लगता है कि जब शुरू के जीवन में जब आपके साथ बहुत बड़ा घटना हो जाती है और आपके पास कुछ सोचने और विचार करने की कोई बात नहीं रह जाती है, और उससे भी बड़ी बात है, समाज में एक ही तरह के लोग नहीं होते, कई तरह के लोग होते हैं कि हमारा दुख तो हमारा है ही है, मगर सबका दुख एक ही है। तो उस दुख का कहीं न कहीं निवारण करना चाहिए, उस दुख का खात्मा करना चाहिए। और उस दुख के साथ, क्योंकि हमने देखा कि मैं तो परेशान थी, मेरे पति की हत्या कर दी गई, राजू पाल जी की हत्या हो गई। मगर मैंने ये देखा कि क्योंकि मेरे यहाँ भीड़ बहुत आई, और मैं इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये देखा कि अतीक अतीक जैसे इंसान ने बहुत लोगों की हत्याएँ की। उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हिंदू था, उसमें प्रयागराज के बहुत से मुस्लिम समाज के भी लोग थे, जिसकी हत्याएँ की और हत्या करके उसको गायब कर दिया गया। बुलाया, कसम कुरान की कसम दिलाकर लाया, बुलाया गया और पता चला यहाँ हत्या कर दी गई। तो ऐसे बहुत से अपराध अतीक अहमद ने किए थे जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। और मैं जहाँ तक जान सकती हूँ कि लड़ना तो बहुत लोग चाहते थे, महिला भी लड़ना चाहती थी, पुरुष भी लड़ना चाहता था, युवा भी लड़ना चाहता था। मगर कहीं न कहीं शायद किसी न किसी प्रकार से उनको शक्ति नहीं मिल पाती थी, ताकत नहीं मिल पाती थी, या कहीं न कहीं परिवार अपना बहुत सी चीज़ों को सोचते हुए वो कहीं न कहीं ठीक से नहीं लड़ पाते थे। मगर सारी चीज़ को हमने देखते हुए कि मुझे एक समय मिला, और जहाँ पर मैंने ये एकदम सोचना ख़त्म कर दिया कि मुझे आगे जीना है, मुझे कुछ करना है। बस मैंने अपना एक लक्ष्य रखा कि मेरी जनता है, वो राजू पाल जी की जनता है। राजू पाल जी की जनता ने राजू पाल जी को जिताया था, और उन लोगों ने मेरे भी दुःख को कहीं न कहीं देखा है, और उनके सहयोग पाते हुए, उनको ऊर्जा देते हुए, अपने आप को सहयोग ऊर्जा देते हुए, मैंने एक लक्ष्य रखा कि जो मेरी अब जीवन बचा है, जो मेरी सांसें चल रही हैं, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ उत्तर प्रदेश की जनता जो अतीक से पीड़ित है, हमारी शहर पश्चिमी की जनता जो पीड़ित है, उससे मैं निदान दिलाने का काम करूँगी। मेरा एक संकल्प था, मेरा एक लक्ष्य था, मेरा एक सोच थी बस। उसके लक्ष्य के साथ मैंने अतीक से लड़ने का काम किया, और जो कि बहुत पैसे वाला है, बहुत माफ़ियाँ इसके पास हैं, बहुत गुर्गे इसके पास हैं। सारी चीज़ों को मैं बस ये सोचती थी कि इसके पास कोई नहीं है, बस इससे लड़ना है, जो होगा सो देख लेंगे, बस इस नियत से मैंने लड़ने का काम किया, और वही मेरी ऊर्जा बन गई। पूजा पाल, आपको डर कभी नहीं लगा? कभी धमकी नहीं मिली? कभी पिस्टल नहीं सटाया गया? कभी AK-47 चमकाया नहीं गया? कभी गाड़ी लड़ाने की धमकी? कभी चारों तरफ माफिया, आस-पास गुंडे आपको कभी परेशान करने की कोशिश नहीं हुई? कभी आपको हिलाने, कभी दहलाने की कोशिश नहीं हुई? देखिए, धमकी भी आई, हत्या करने का प्रयास भी किया गया, तोड़ने का भी प्रयास किया गया, खरीदने का भी प्रयास किया गया। और जब सारी चीज़ों को, क्योंकि देखिए मैं ये कह सकती हूँ कि महिला बहुत सोच समझ कर के कोई कदम उठाती है, तो ख़ास करके दुश्मनी में क्या कैसे क्या करना है, वो चीज़ें हम लोग क्योंकि सुन रहे थे, मैं बहुत कुछ सुनती थी, तो इसलिए कहीं न कहीं जो अतीक के द्वारा जो किए गए कृत्य हैं, बहुत सी चीज़ों को सुनते हुए अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहीं न कहीं हमने अपना दिमाग रखा, अपने बड़े बुज़ुर्गों को जो हम लोगों को सलाह दिया गया, वो हम लोगों ने किया। मगर एक अपनी चीज़ होती है कि सारी चीज़ें की गई, डराया गया, धमकाया गया, सारी चीज़ें, अंत में जब सारी चीज़ें मैं सफल नहीं हो पाया, तो मेरे ऊपर लूट-पाट, छिनैती, डकैती जैसे हत्याएँ भी मेरे ऊपर मुकदमे भी रखे गए, किए गए। अच्छा। हाँ, बिल्कुल समझौता के लिए कि ये ना पैसा ले रही है, ना डर रही है, और भई मेरे पास सुरक्षा है। जब मुझे पता चलता है कि मेरे साथ ऐसा कोई घटना करने वाले हैं, तो मैं लिखा-पढ़ी करती हूँ, मैं CBI को, मैं कोर्ट कचहरी में, सारे में लिखा-पढ़ी करके मैं अपनी सुरक्षा को सुरक्षित रखने का काम करती हूँ, अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने का काम करती हूँ, और कहीं न कहीं ऐसे लोगों का मनोबल भी गिरता है। तो सारी चीज़ों को मैं संज्ञान में ला करके अपने आप को सुरक्षित रखने का काम करती हूँ, अधिकारियों से मिलने का काम करती थी। और अंत में जब जब मैं नहीं टूटी, नहीं बिकी, तो मुझे अतीक ने इतने मुकदमे लगाए गए कि पूछिए मत। लूट-पाट, छिनैती, डकैती जैसे हम जैसी महिलाओं के ऊपर लगाए गए। तो बस छिनैती का? हाँ, छिनैती कभी नहीं छोड़ा गया।
जो डकैती भी कर डाली? डकैती भी मेरे ऊपर मुकदमे लगा दिए गए। अच्छा। जी, जी। तो बस मैं यही कह सकती हूँ कि जितना मेरे बस में था, जितना मैं कर सकती थी, अपने प्रयागराज की जनता के लिए, अपने शहर पश्चिमी की जनता के लिए मेरा एक लक्ष्य था कि मैं माफियाओं से छुटकारा दिलाऊं, क्योंकि मैंने मंच पे 2 तारीख को मेरी 16 जनवरी को शादी हुई थी और 2 फरवरी को हमारा लोग का रिसेप्शन होने वाला था। मगर 2 तारीख को रिसेप्शन ना हो करके मेरे विधायक जी के मृत्यु के बाद कचहरी में 2 तारीख को बहुत बड़ी विशाल जनसभा थी। तो कहीं न कहीं बहुत तकलीफ़ थी एक 9 दिन के सुहागिन महिला होने के नाते। तो मैंने उस दिन कहा था कि मैं अपने घर की डेहरी डाकी हूँ और सर पे कफ़न बाँध कर के निकली हूँ। इस कफ़न को चाहे आप सम्मान से बना देना और या तो जीवित रहूँगी तो आप सर की पगड़ी बना देना और मर जाऊँगी तो मेरे शरीर में इस कफ़न को ओढ़ा देना। तो मैंने इस बात को किया था और कहा था और जो वहाँ की पब्लिक थी, जो हमारी शहर पश्चिमी और तमाम जगह के लोग उस समय आए हुए थे, तो उन लोगों ने मेरी बात सुनी और मेरी लाज रखी कि मैंने जो बात रखी थी, जो बात कही थी, वो मन से दिल से रखी थी और उनको समझ आई और उस दिन से मुझे जनता समझ रही है और मेरे विचारों को समझ रही है और जनता ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बनते हैं, माफियाओं के खिलाफ काम करते हैं और अतीक का तो बहुत कुछ उन्होंने किया, पूरा ध्वंस ही कर दिया सब कुछ। तो योगी आदित्यनाथ से कितना प्रभावित हुई और कब प्रभावित हुई आप? देखिए मुख्यमंत्री जी एक योगी हैं और योगी सदैव हमेशा ईमानदारी से अपने प्रजा की और अपने जो अगल बगल के जो चीज़ें होते हैं, उनके जो दायित्व होते हैं, उसको बहुत अच्छे से निभाने का काम करते हैं। और मैं पूज्य योगी जी का यही कहना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छे नेतृत्व करने वाले एक मुख्यमंत्री हैं। जैसे उन्होंने योगी जी का दायित्व बहुत अच्छा से निभाने का काम किया, इसी तरह से वो एज़ अ मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने प्रदेश की जनता का उन्होंने बहुत ख्याल रखा। और सर्वप्रथम सबसे पहले सड़क नाली तो जनता का एक जो जो सोच थी वो तो थी, मगर उत्तर प्रदेश में माफियाओं का बहुत बोलबाला था। माफियाओं को यहाँ से सफाया करके प्रजा को जो शांति और जो सुख समृद्धि देने का काम किए हैं, वो कोई मुख्यमंत्री देने का काम नहीं आप किए। महिला हैं, आपके परिवार में भी बेटियां हैं और तमाम आप सामाजिक जीवन में तो महिलाएं मिलती होंगी, कार्यकर्ता मिलती हैं। कैसे बदला? कुछ बदला दिखाई देता है आपको? देखिए, जब से डबल इंजन की सरकार आई है देश में, प्रधानमंत्री मोदी जी का और उत्तर प्रदेश में योगी जी का, तब से मैं लगातार निरंतर देख रही हूँ कि जो महिलाओं के अंदर जो ऊर्जा आया है, जो उनके विचार बदले हैं, मैं कर सकती हूँ, मैं महिला हूँ मगर मैं कर सकती हूँ। ये जो सोच आई है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप गाँव से लेकर के शहर में तो हम महिलाओं को मानते थे कि हाँ ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारियां वो उठा सकते हैं, मगर जो गांव के अंदर परिवर्तन आया है, जो समूह की दीदियां हैं और तरह तरह के जो समूह बने, उसमें जो बढ़ चढ़ करके जो हमारी महिलाएं, जो गांव की महिलाएं हैं, जो शायद पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, वो भी महिलाएं रोज़गार कर रही हैं, रोज़गार दे रही हैं, मंच पे बोल रही हैं और अपने लिए एक मतलब छोटे छोटे जो उद्यम होते हैं उसको लगाने का काम कर रही हैं और अपने गांव की सखियों को जोड़ करके उनके भी घर में खुशहाली देने का काम कर रही हैं। आप जब योगी जी से जब मिलती हैं आप और योगी जी से आप पार्टी ज्वाइन करने से पहले मिली, तो उन्होंने क्या भरोसा दिया आपको? देखिए जब मैं गई थी तो माननीय केशव जी भी थे और सर्वप्रथम सबसे पहले माननीय केशव जी से ही हमारे, क्योंकि हमारे ज़िले के नेता हैं, तो उनसे बात हुई और उन्होंने भी बहुत अच्छा जैसे एक महिला का सम्मान करना चाहिए तो उन्होंने भी सम्मान किया। और फिर हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से भी हुई, उन्होंने भी बहुत सम्मान करते हुए उन्होंने मेरा भी बहुत सम्मान किया। और क्योंकि संघर्ष की महिला हूँ तो संघर्ष की बात करते हुए उन्होंने, दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बातों को सुना और बहुत सम्मान देने का भी काम किया। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये आश्वासन भी दिया
कि आपके सम्मान पर कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। और आपने जैसे संघर्ष किया है, आप का संघर्ष का हम कहीं न कहीं सराहनीय करते हैं। और आगे भी आप संघर्ष करते रहिएगा, डरिएगा नहीं, रुकिएगा नहीं, हम आपके साथ सदैव हैं। अखिलेश यादव में क्या खास बात आप देखती हैं? देखिए खास बात मैं क्या देखूँगी? जब उनको खास समय में कोई खास निर्णय लेना चाहिए, जब वो निर्णय ही नहीं ले पाते तो उनसे मैं क्या मानूँ कि वो खास हैं? तो वो लोगों के उनके जो लोग हैं उनको खास बनने ही नहीं देना चाहते। महिलाओं को लेकर उनकी पार्टी में क्या रुख है? महिलाओं का देखिए जिनकी जैसी सोच है वो राजनीति कर रही हैं, मगर मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए वहाँ पर सम्मान नहीं है, क्योंकि अंतों लास्ट में बता ही देते हैं, दिखाई देते हैं कि पहले हम हैं। और सब वो देखिए वहाँ की पार्टी बस 2 पे राजनीति करती है, एक अपनी स्वयं की जाति और एक मुस्लिम पे। तीसरे पे हम बाद में विचार करेंगे जब आपका नंबर आएगा तब। केशव मौर्य आपके जिले के हैं, उनकी सबसे खास बात क्या है? देखिए हमारे वो नेता हैं, हमारे कौशाम्बी के हमारे बड़े नेता हैं। और उनकी खास बात ये है कि वो सभी कार्यकर्ताओं को अपने परिवार की तरह, अपने भाई की तरह बहुत सम्मान देने का काम करते हैं। कार्यकर्ताओं को साथ में ले कर चलने की उनकी एक क्षमता है। और कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, कार्यकर्ताओं को वो पहली प्राथमिकता देते हैं। तो मुझे लगता है सबसे खास बात उनको ये बनाती है कि वो कार्यकर्ताओं को बहुत प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या विचार है? देखिए जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उन्होंने राष्ट्र पे काम किया है। और कहीं न कहीं जब से वो प्रधानमंत्री का पद संभाले हैं, तब से अपना भारत कहीं न कहीं हर दिन एक नए उन्नति की ओर जा रहा है। भारत कहीं न कहीं एक अपनी पहचान बना रहा है। और उनके रहते जो एक बदलाव आया है, वो मैं 2 बार विधायक थी, मैंने अपने भारत के अंदर इतना कभी भी प्रगति की ओर नहीं देखा था। और अदर कंट्री के लोग भारत का नाम लेने लगे, भारत को पूजा करने लगे, भारत को पूजने लगे। और अदर कंट्री में भारत की बात होने लगे, वहाँ की संगीत की, वहाँ की धर्म की, वहाँ की क्या कहते हैं सनातन की बात होने लगे। ये हमने कभी नहीं सुना था, ये पहली बार है जो प्रधानमंत्री के रहते हुए हो रहा है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसे कैसे निभाएंगे? देखिए मैं बहुत मान के चलिए मैं जिस दायित्व को बहुत छोटे उम्र से निभा रही हूँ। और मैं समझती हूँ दायित्व क्या है। दायित्व सही मायने में समझना है। और समझना किसको है? अपने लोगों को समझना है। हमारी जनता है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने लोग हैं। सही मायने में आपका दायित्व तब आपका काम करता है जब हम अपने सामने बैठे हुए लोगों के विचारों को समझ लेते हैं, उनकी मानसिकता को समझ लेते हैं, उनकी भावनाओं को समझ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटे उम्र से लोगों के दुख, तकलीफ, भावनाओं की कदर करते आई हूँ, समझती आई हूँ। और इसी आशा उम्मीद के साथ जो विधायकी पद का मैंने निर्वहन किया, लोगों के अंदर अपनी जगह बनाई, मन में, दिल में, उसी तरह से जो हमें उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष का पद मिला है, तो एक परिवार की तरह परिवार की तरह अपने सभी लोगों की भावनाओं को समझते हुए मुझे काम करना है। और सब लोग को मिलजुल करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। और हम जब हमारी भावनाएं उनके साथ रहेंगी, उनकी भावनाएं हमारे साथ रहेंगी, तो इस पद का बहुत अच्छे से निर्वहन कर लूँगी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इतना बड़ा भरोसा किया, धर्मपाल जी ने आप पे इतना बड़ा भरोसा किया, पार्टी से दूसरी पार्टी से आई, प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। पंकज चौधरी धर्मपाल जी की जो जोड़ी है यूपी में, उसे कैसे देखते? देखिए जोड़ी बेमिसाल है और ये 2027 में कमाल करेगी। 2027 में फिर से भाजपा सरकार बनाएगी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, अभिभावक, हम सबके अभिभावक हैं, आपके भी हैं। सबसे खास चीज आपको एक महिला के नाते उनमें क्या दिखती है कि मुख्यमंत्री हैं, प्रशासक हैं, कैसे हैं? देखिए महिला को सम्मान देने वाले मुख्यमंत्री हैं, बालकों को समझने वाले मुख्यमंत्री हैं, पुरुषों की भावनाओं को समझने वाले मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता को क्या चाहिए, उनकी भावनाएं कैसी हैं, वो उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं उनको एक अलग मुख्यमंत्री जी को बनाती है।
तो मैं ये कह सकती हूँ वो सबको सबकी भावनाओं को समझने वाले मुख्यमंत्री जी हैं और इसी तरह से इसी चीज़ को समझते हुए वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए डेली रोज़ एक अच्छी योजनाओं को लाते हैं जिससे उनको जनता को प्रभावित करते हैं और जनता को लाभ दिलाते आखिरी हैं। सवाल है, चुनाव आ गया सामने, मिशन 2027 प्रयागराज कौसाम्बी क्या रहेगा? बिल्कुल देखिए 2027 में कौसाम्बी फिर से जीतेगी और तीनों की तीनों सीटें जीतेंगी और कहीं न कहीं सब मिल कर के सरकार बनाने का काम करेंगे। प्रयागराज का क्या रहेगा? वो भी जीतेगी, वो भी जीतेगी क्योंकि जनता हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है और जो सरकार ने जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो सरकारी जो योजनाएं उनकी भावनाओं को समझते हुए उनके जो ज़रूरत है उसको वो सब करते हुए ये जो योजनाएं उनको लाभान्वित किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं जनता एकदम प्रभावित है और उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि किस सरकार के रहते हुए हम उत्तर प्रदेश की जनता का लाभ है, हम सुरक्षित हैं और हम किन हाथों में सुरक्षित हैं और किन सरकार के रहते हुए पिछड़े सुरक्षित और दलित और संविधान के नाम पर 24 में भटक गए थे और भाजपा की पराजय हुई थी। आपको लगता है कि आप पिछड़े समाज से आती हैं, सारे अब इकट्ठा होंगे 27 में? देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यही तो होता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा झूठ की गट्ठर बांध करके निकलने का काम करती है। तो 2024 में भी आपने देखा होगा कि यही समाजवादी के लोग हैं, इन्हीं के लोग हैं जो मंच पर जा कर के संविधान की किताब ले कर के जो जनता को बरगलाने का काम किए, जो बहलाने फुसलाने का काम किए और सिर्फ एक बातें कर रहे थे कि बीजेपी क्या कहते हैं केंद्र में सरकार बना लेगी तो संविधान को बदल देगी, संविधान को बदलने का काम करेगी, पिछड़ों और दलितों के हक हुकूमत जो जो उनके अधिकार है उसको ख़त्म करने का काम करेगी। और मैं कहती हूँ 24 से लेकर के 25 हो गया और 26 हो गया, अब 27 आने वाला है। तो इनका एक झूठ तो आपके सामने है कि ये बरगलाना जनता को बरगला करके ये उनको बरगला करके उनके माइंड को चेंज करना चाहते हैं। मगर इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो 2024 में जनता के सामने ये झूठ बोल करके गए थे वो जनता अब जान चुकी है कि समाजवादी के लोग मंच पर झूठ बोलते हैं, आकर के झूठ बोलते हैं और बीजेपी के लिए गलत बातों को बरगलाते हैं। इसलिए 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता अब समाजवादी के बरगलाने पे नहीं आएगी। क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उनकी नीतियों पे आएगी, योजनाओं पे आएगी। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता इस बार सदैव ही रही है, मगर इस बार भी क्योंकि 24 में कहीं ना कहीं समाजवादियों ने उनको बरगला दिया था तो अब वो बरगला नहीं सकते क्योंकि जनता की आँख खुल चुकी, जनता जान चुकी है, एक बार गलती कर चुकी है। इसलिए 2027 में जनता सिर्फ और सिर्फ भाजपा के साथ है, योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। आप सुन रहे थे चायल कौसाम्बी से विधायक पूजा पाल को, जो ये बता रही थी कि 2027 में जो समाजवादी पार्टी है और राहुल गांधी हैं जो पिछड़े और पीडीए की बात करते हैं, अब उनके जाल में जनता नहीं आने वाली है। कौशाम्बी की सभी सीटों पर हम यानी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कौशाम्बी के धरती से।